Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. So here we are starting another lecture of history, that is vital villages and thriving towns. What do we mean by thriving towns? Thriving का मतलब कि क्या होता है? Thriving का मतलब ये होता है कि जो टाउन्स हैं वो अब इतने अच्छे बन गए हैं, वो फ्लरिश हो गए बहुत अच्छे तरीके से. और वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट विलेजेस. तो हमें पता है हंटर्स एंड गैदरर्स अब आगे की तरफ मूव हो रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे और धीरे 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 वो विलेजेस बन गए, किंगडम्स बन गए, किंग्स आ गए. और ये शुरुआत, ये वाला जो चैप्टर, ये मिक्सचर है अभी जितने भी हमने चैप्टर्स किए हैं. तो यहाँ पे आज हम इम्पॉर्टेंट ये जानेंगे कि सबसे पहले जब आयरन की शुरुआत हुई थी, जब प्लोज की शुरुआत हुई थी, जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, तो उसमें मेन चीज जो थी वो थे टूल्स. और आने वाले टाइम पे ये देखा गया कि टूल्स जो हैं वो पहले लक्कड़ के होते थे, ठीक है. धीरे 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 उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आया, ट्रांसफॉर्म हुए और वो पहले ब्रॉन्ज के थे और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो किसके बन गए? वो बन गए आयरन के. तो कहने का भाव ये कि जो आयरन का यूज था वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर, हमारे यहाँ पे अगर हम पूरे इंडिया की बात करें या भारत की बात करें तो वो 3000 ईयर्स पहले ही आया था. और वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि बहुत सारे आपको पता ही चल गया होगा कि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं हम कैसे हिस्ट्री का ट्रेस बैक करते हैं, बिकॉज ऑफ द रिमेन्स, बिकॉज ऑफ बरियल्स, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें मिलती हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती हैं और वो स्टडी करते हैं. तो उनको एक ऐसे एरा के अंदर मिले आयरन टूल्स, और आयरन टूल्स के अंदर स्पेसिफिकली वो ऐसे टूल्स मिले जो एग्रीकल्चर में काम आते थे. यानी कि ये आयरन टूल्स तब जाके बने होंगे या तब जाके यूसेज में आए होंगे जब फार्मिंग एक्चुअली में शुरू हो गई होगी. और इसके लार्जेस्ट कलेक्शन दिखे हैं स्पेशली टूल्स के, क्योंकि वो कहाँ होते हैं? वो फार्मिंग में यूज होते हैं. और वेपन्स यानी कि जो यूज किए जाते हैं ऐसे शस्त्र, ऐसे वेपन्स जो हम या तो एनिमल्स के खिलाफ लड़ते हैं या तो दुश्मनों के खिलाफ, ठीक है. और ये मेगालिथिक बरियल्स में फाइंड किए गए थे. आपको पता है कि हम बुक्स एंड बरियल से ट्रेस कर सकते हैं कि हमें क्या मिला था. बरियल्स यानी कि बरियल्स क्या चीज़ें होती हैं? जो डेड रिमेन्स होते हैं अर्ली मैंस के, ठीक है. और जो चीज़ें हमें पाई जाती है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं. और बुक्स भी हमें बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारी चीज़ें बताती हैं. और इसके बाद अगर हम देखें कि आयरन टूल्स का जो ग्रोइंग यूसेज था वो 2500 ईयर्स बैक देखा जाता है, स्पेशली जो एग्रीकल्चर के अंदर देखा जाता है. स्पेशली इसका यूज़ कहाँ देखा जाता है? एग्रीकल्चर के अंदर. और एग्रीकल्चर यानी कि जब फार्मिंग शुरू हो गई थी, जब हंटर्स एंड गैदरर्स फार्मिंग की तरफ आगे जाने लग गए थे. और इसका अगर आप देखोगे आयरन टूल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे क्योंकि एक और एस्पेक्ट होता है फार्मिंग का या एग्रीकल्चर का जिसको बोलते हैं इरिगेशन. बिना इरिगेशन के फार्मिंग लगा लो कुछ अधूरी सी है, बिकॉज इरिगेशन इज अ वेरी बिग पार्ट. अगर आप किसी प्लांट में पानी ही नहीं डालोगे तो वो ग्रो कैसे करेगा, राइट. तो इसीलिए देखा गया कि आयरन के प्लोशेयर बनने शुरू हो गए. और प्लोशेयर जो था वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन के अंदर वेरी मच इंपॉर्टेंट था. और इसके बाद आता है एक ऐसा एस्पेक्ट जो होता है इरिगेशन. और इरिगेशन के अंदर भी, इरिगेशन आजकल के ज़माने में बहुत कॉमन है, लेकिन उस टाइम पे जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ होगा तो अजंबे की बात यही होती है कि उस टाइम के लोगों ने कैसे किया होगा, बिकॉज दे हैड टूल्स. जब उनके पास आयरन टूल्स बन गए थे तो उन्होंने स्टार्ट किया विद दी न्यू टेक्नोलॉजी. सो नाउ अर्ली मैन से या फिर हम बोले इन शॉर्ट जो हंटर्स एंड गैदरर्स थे, दे वर मोर ऑफ सेटल्ड कम्युनिटी, ठीक है. वो सेटल्ड हो गए थे. एंड सेटल कैसे हो गए थे? बिकॉज वो उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था और फार्मिंग शुरू कर दी थी. एग्रीकल्चर और फार्मिंग शुरू करने से वो क्या हो गए थे? दे वर मोर ऑफ सेटल्ड कम्युनिटीज, ठीक है. वो सेटलमेंट उनकी हो गई थी और वो क्या करते थे? वो प्रोड्यूस करते थे फूड को रादर देन गैदरिंग, ठीक है. वो फूड को क्या करते थे? प्रोड्यूस करते थे, सेटल और प्रोड्यूस करते थे किसको? फूड को, रादर देन गैदरिंग फूड. पहले वो गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे,
ठीक है। अब वो फूड को ग्रो कर रहे थे, और जब वो ग्रो कर रहे थे उन्हें बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे, और आयरन एक बहुत बड़ी चीज थी। आयरन एक तरह से एज आई थी, आयरन एज, जहाँ पे बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी चीजें आयरन की बननी शुरू हो गई थी, बहुत सारे चीजें। तो जब हम बात करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि ट्रांसप्लांटेशन या इरिगेशन, यहाँ पे भी जो आयरन टूल्स थे, ठीक है, और आयरन का यूसेज देखा गया कि उससे बनने लग गए, आयरन टूल से बनने लगे क्या, इरिगेशन। उन्होंने इरिगेशन की फैसिलिटी या इरिगेशन जो सिस्टम है खुद बनाया थ्रू आयरन प्लोशेयर्स, ठीक है। तो इरिगेशन की थोड़ा रीड करते हैं आपकी बुक में से, वाइल न्यू टूल्स इन द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है। इससे क्या होता था कि प्रोडक्शन इंक्रीज होती थी, उनको दिमाग अब फार्मिंग पे लग गया था, ठीक है। और इरिगेशन वाज आल्सो यूज्ड, इरिगेशन वर्क्स that were built during this time include canals, wells, tanks and artificial lakes। तो ये कैसे बनी, ये उन्होंने बनाई थ्रू टूल्स, और वो टूल्स कौन से थे, आयरन। तो इसलिए बोलते हैं आयरन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगे थे, इसको आयरन एज भी बोलते हैं, इसको आयरन एज भी बोलते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट फार्मिंग का होता है इरिगेशन, और इरिगेशन के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया, उन्होंने वर्किंग शुरू करी, और उन्होंने आर्टिफिशियल लेक्स, ठीक है, इरिगेशन करना शुरू किया, एंड दैट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ आयरन, ठीक है। आर्टिफिशियल लेक्स बनाना हो, ठीक है, कैनाल्स बनाना हो, तो ये सब वो संभव हो पाया बिकॉज ऑफ, ये सब संभव हो पाया बिकॉज ऑफ आयरन, ठीक है। तो यहां से हमें थोड़ा बहुत, अब आपकी क्लास 6 में आपको इतना डिटेलिंग में नहीं दिया, बट ये कहीं ना कहीं टच डाउन करता है ऑफ द आयरन एज, ठीक है। यहाँ पे हमने ये शुरुआत की क्योंकि ये चैप्टर मिक्स्ड है, यहाँ पे हम टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम सिटीज के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि एक्चुअली कि ये वाइटल टाउन्स जो हैं, ये टाउन्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होने लगे, सेटलमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होने लगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि ये विलेजेस में रहते कौन थे। यहाँ तक हमने ये पता किया कि लोग सेटल हो गए थे, ठीक है। अब आता है कि हु लिव्ड इन द विलेजेस। अब क्या है कि इट वाज डिवाइडेड, अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सब कॉन्टिनेंट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो सब कॉन्टिनेंट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सब कॉन्टिनेंट बच्चों कहाँ पे डिवाइड था, सब कॉन्टिनेंट जो था, अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें, ठीक है, या फिर स्पेसिफिकली हम इंडिया की बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड था। तो हम बात करेंगे नॉर्दर्न पार्ट की, नॉर्दर्न इंडिया, और हम बात करेंगे सदर्न इंडिया। अब आपको पता है कि नॉर्दर्न एंड सदर्न दोनों, आज भी हम देखते हैं तो नॉर्थ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम साउथ इंडिया इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ फूड, फूड के टर्म्स पे डिफरेंट है, इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द क्लाइमेट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द क्लाइमेट, इन टर्म्स ऑफ द क्लोथ्स वी वेयर, ठीक है, क्लाइमेट आज के टाइम की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद किस चीज, किस एस्पेक्ट्स में डिफरेंट है, फूड, ज्योग्राफी, क्लाइमेट, कल्चर, कल्चर इज डिफरेंट, I'm sorry, culture is different, and what else, culture के अलावा dresses, the food, the clothes they wear is different। हमने clothes नहीं लिखा ना, clothes they wear, dresses they wear is different, and also the resources, कि हमें साउथ इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसेस दिखने को मिलते हैं, और नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर या फिर हम बोलें कि फार्मिंग देखने को मिलती है। ऐसा नहीं साधन में नहीं मिलती, बट येस दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसे ही पहले के टाइप पे होता था, और हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, बट येस वी आर स्टडिंग अबाउट मेजर की हाउ दे वर डिफरेंट। तो हु लिव्ड इन द विलेजेस, विलेजेस में कौन रहता था। अगर हम सीधा सदर्न की पार्ट की बात करें, या फिर हम सीधा तमिल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, ठीक है, और हम बात करें सदर्न पार्ट ऑफ किसकी, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रहते थे 3 टाइप के लोग। कौन रहते थे, 3 टाइप के लोग रहते थे। सो दे वर लिव 3 टाइप्स ऑफ पीपल। आप कनेक्ट डॉट्स बना पा रहे हो, आई होप, ठीक है। अभी मैं आपको एक जिस्ट दे दूंगी कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, बिकॉज क्या होता है कि चैप्टर हमें क्या बताना चाह रहा है वो हमें पहले पता होना चाहिए, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ पीपल, एंड 3 टाइप्स ऑफ पीपल यानी कि पीपल को
ये सेटल हो गए थे। ये विलेजेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो गांव कूचों के अंदर लोग रहते थे वो कैसे होते थे, या उनको कैसे रखा जाता था, या उनको किस तरीके से किस टाइप में रखा जाता था। तो यहाँ पे 3 टाइप के लोग होते थे। सबसे पहले लार्ज लैंड ओनर्स, जिनके पास लैंड होता था, जिनके पास जमीन होती थी, उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था वेलालार। तो आपको ये नाम थोड़े से याद रखने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, एमसीक्यू आ जाएगा। लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज ABCD, तो आपको क्या लिखना? वलाला लिखना है, ठीक है। तो 3 टाइप के लोग कौन थे? पहले टाइप्स देख लेते हैं, फिर उनके नेम याद कर लेंगे। तो पहले थे लार्ज लैंड ओनर्स, सेकेंड था ऑर्डिनरी प्लोमैन, ये जो सिर्फ प्लोइंग करते थे, फील्ड पे काम करते थे, और एक थे लैंडलेस लेबरर्स, जिनके पास लैंड नहीं था, वो लेबर थे और वो स्लेव्स भी थे, यानी कि वो और भी वो एग्रीकल्चर से हटके और भी काम करते थे। प्लो शहर सिर्फ प्लोइंग का काम करते थे। 3 कैटेगरी समझ आ गई। पहली कैटेगरी जिनके पास लैंड था, दूसरी कैटेगरी जो लैंड पे ही प्लोइंग करते थे, तीसरी कैटेगरी वो लैंडलेस लेबरर थे, वो लेबर और भी चीज़ों की करते थे। वो जैसे कि होता है किसी घर में जाके सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस कैसे, बर्तन धोना, स्लेव्स यानी कि जो मालिक बोलेगा वही करना है ना, मेड्स टाइप। तो ये 3 कैटेगरीज होती थी, और ये 3 कैटेगरीज जब हम बात करते हैं इनके अलग अलग नाम थे, ठीक है। तो लार्ज लैंड ओनर्स को वेलालार बोला जाता था, ऑर्डिनरी प्लोमैन को ऊजावार बोला जाता था, और लैंडलेस लेबर को कदाईसार या आदिमाई बोला जाता था। और ये नाम आपको थोड़े बहुत याद करना है, बिकॉज आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में और इंपॉर्टेंट इन दी MCQ पर्सपेक्टिव। तो ये नेम्स थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब बात आती है कि मैम यहाँ तक कैसे कनेक्ट बनाए डॉट्स, क्योंकि ये वाला चैप्टर थोड़ा सा कनेक्शन बनाने में डिफिकल्ट है, बिकॉज हम इतना सब पढ़ चुके हैं, तो ये वाला चैप्टर डायरेक्ट नहीं है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे इस चैप्टर की शुरुआत में, ठीक है, चैप्टर आउटलाइन कर लेते हैं, ठीक है। चैप्टर की आउटलाइन क्या है? आउटलाइन यानी कि ये चैप्टर हमें क्या बताना जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको इस चैप्टर ने क्या बताया, बिल्कुल हमने शुरुआत की थी एक ऐसी चीज की जो एक एज, या फिर जिसको हम बोले जिसकी यूसेज ज्यादा थी, ठीक है। आयरन एज की बात कर सकते हैं, या फिर आयरन एज में हमने बात किया था यूसेज ऑफ आयरन, ठीक है, यूसेज ऑफ आयरन। और यूसेज ऑफ आयरन कब हुआ हमने ये भी देखा। यूसेज ऑफ आयरन तभी आया जब हंटर्स एंड गैदरर्स ट्रांसफॉर्म हुए, ठीक है। जब हंटर्स एंड गैदरर्स ठीक है ट्रांसफॉर्म इनटू सेटल्ड कम्युनिटीज, और सेटल्ड कम्युनिटीज में जब वो ट्रांसफर हुए उसको क्या बोला जाता है? कम्युनिटीज, ठीक है, उसको बोला जाता है दे स्टार्टेड विद एग्रीकल्चर, दे स्टार्टेड विद एग्रीकल्चर, ठीक है, दे स्टार्टेड विद एग्रीकल्चर। ये अभी आ जाएगा, थोड़ा बोर्ड में प्रॉब्लम है, वो CAU वाला है, सब आ जाएगा। यहाँ पे हमें समझ आ गया पहला। और दूसरी बात हमने ये पढ़ा कि इसके अंदर, ठीक है, आया नहीं, ठीक है, अब आ गया, ऑलराइट। फिर इसके बाद हमने चैप्टर में अभी तक ये पढ़ा कि ऐसे कौन से लोग रहते थे, ठीक है। इसी के बीच में हमने एग्रीकल्चर, इसी के बीच में हमने इरिगेशन के बारे में पढ़ा, फार्मिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इसके बाद इसका मतलब हम किसको एक्सप्लोर करें इस चैप्टर के अंदर? वी आर एक्सप्लोरिंग विलेजेस, ठीक है, वी आर एक्सप्लोरिंग विलेजेस, ठीक है। और विलेजेस भी खासकर हम बोल रहे हैं कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2, ठीक है। सो इंडिया, इफ वुड वी लाइक टू से, विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जिसमें पहला पार्ट है नॉर्दर्न पार्ट एंड द अदर पार्ट इज सदर्न पार्ट, ठीक है, नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट। और इसके अलावा हम ये देखना चाह रहे हैं कि नॉर्दर्न पार्ट में लोग कैसे रहा जाते थे और सदर्न पार्ट में लोग कैसे रहते थे, या फिर हम बोले पार्ट की जगह हम बोले विलेजेस में कैसे रहते थे, और विलेजेस कैसे होते थे यहाँ के, और हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाते थे, ठीक है। मोर ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज द सदर्न पार्ट, ठीक है। तो हम किस पे फोकस करने वाले हैं? सदर्न पार्ट पे, कि साउथ वाले या जो साउथ इंडिया वाले, ठीक है, साउथ इंडिया वाले विलेजेस होते थे, ठीक है, सदर्न पार्ट, या फिर हम बोले सदर्न विलेजेस, या बोले सदर्न इंडिया को ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। सदर्न इंडिया में हम विलेजेस को एक्सप्लोर करेंगे,
ठीक है। विलेजेस के अलावा यहाँ पे यहाँ के बरियल्स को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के स्कल्पचर्स को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और ये किससे सिमिलैरिटी दिखाते हैं, ठीक है। ये वाले जो विलेजेस हैं इनकी सिमिलैरिटीज किससे जाती हैं, कौन सी एज से जाती हैं, या फिर कौन से रूबरू हम बोले कि सेटलमेंट से मिलती हैं, हम वो पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में कंफ्यूज नहीं होना है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि विलेजेस कैसे होते हैं साउथ इंडिया में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज है, मैम ये चैप्टर समझ नहीं आता है किसके बारे में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न इंडिया की। तो नॉर्दर्न इंडिया में हमने आप देखा ना कि सदर्न इंडिया में कैसे बुलाए जाते थे लोगों को। अब नॉर्दर्न इंडिया में भी ऐसे ही कुछ होता था कि जो विलेज का हेडमैन है, ठीक है, ये हुआ विलेज, और विलेज का जो हेडमैन है, ठीक है, उसको बोला जाता है ग्राम भोजका। अब आप देखो कि नाम भी अलग हैं, अगर कल्चर अलग है, फूड अलग है, तो नेम्स भी अलग हैं। तो यहाँ पे हेडमैन यानी कि जो विलेज का करता धरता था, जो विलेज का लगा लो ओनर था, उसको बोला था ग्राम, ग्राम यानी विलेज, भोज का हेडमैन, ठीक है। तो ये नाम आपको लर्न करना है, ओके, यू हैव टू लर्न दिस। आपको लर्न करोगे तभी आप क्वेश्चन आंसर लिख पाओगे, और हो सकता है कि अभी आप चैप्टर आए आपके पेपर में इन द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट आता है अपार्ट फ्रॉम ग्राम भोजका। अब ग्राम भोजका तो हो गया जो हेडमैन है, इसके अलावा कई और होते थे क्या, इंडिपेंडेंट वर्कर्स होते थे, या फिर हम बोले इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे, जिनको गृहपतिज बोला जाता था, ऑफ हुम वर लैंड ओनर्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ हुम वर लैंड ओनर्स। अब बेसिकली क्या है, जो गृहपतिज है, ठीक है, एक तो हो गए हेडमैन जो विलेज का हेड है, हो सकता है विलेज के हेड के पास लैंड ना हो, सिर्फ हेड कर रहा है, इलेक्टेड पर्सन भी है, बट इसका इतना वर्णन नहीं दिया हुआ। उसके बाद बोला गया है कि उसके अलावा सेकंड कैटेगरी क्या है, गृहपतिज की। गृहपतिज कौन है, वो फार्मर्स हैं जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स है, और हो सकता है इनके पास छोटे छोटे लैंड भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा बोला गया देन देयर वर मेन एंड वुमेन सच एज दास। अब कैटेगरी तो वही है, स्लेव्स वाली हो गई, है ना, तीन कैटेगरी वहां पे भी, तीन कैटेगरी यहाँ पे भी, लेकिन वहां की तीन कैटेगरी क्या है, सदर्न पार्ट की, तमिल वाले एरिया की, वहां की तीन कैटेगरीज क्या है, वहां की तीन कैटेगरीज हैं। सबसे पहला एक हो गया आपका कि जो लैंड ओनर्स हैं, जिनके पास लैंड है। सेकंड कैटेगरी कौन सी होगी, जो प्लो करते हैं। थर्ड कैटेगरी कौन सी होगी, जो क्या है, लैंडलेस लेबरर है। तीन कैटेगरी होगी। अब यहाँ की तीन कैटेगरीज क्या है, एक जो विलेज का हेड है, दूसरा जो छोटा फार्मर है, इंडिपेंडेंट फार्मर है, गृहपति, तीसरा जो क्या है, जो विमेन है या फिर वही है जो काम कर रहे हैं किसी और की फील्ड में, दास, कर्मकारा, कहते हैं ना कर्मचारी, आजकल के जमाने में हम बोलते हैं कर्मचारी, जो काम करते हैं। तो तीसरा आ गया जिसके अंदर मैन एंड वुमेन दोनों हो सकते हैं, जिनको बोलते हैं दास, कर्म, अकरा, हु डिड नॉट हैव लैंड, ये हो गए लैंडलेस, ठीक है, ये हो गए लैंडलेस। एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड ओन्ड बाय अदर्स, जो अदर अर्न करते हैं उनकी फील्ड में वो काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते, आई होप ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा बहुत आपको याद करना है, ठीक है। अब बात की जाती है, यहाँ तक तो होगा कि हमें पता लग गया कि लोग यहाँ रहते हैं। अब बहुत ही अर्लीस्ट लिटरेचर की बात करते हैं कि तमिल्स के बारे में, साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, वहाँ के जो विलेजेस की बात करते हैं, यहाँ पे लिटरेचर आपको पता है कि पहले आ गई थी, थोड़ा वहाँ के लोग ज़्यादा लिटरेट हैं। तो रीज़न क्या, क्योंकि वहाँ पे जो टेक्स्ट है या वहाँ की जो लिटरेचर है उनको बोला जाता है संगम लिटरेचर। क्या बोला जाता है? संगम लिटरेचर। तो उसके बारे में पढ़ते हैं अब हम कि अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इसके बाद हमने सदर्न इंडिया की क्या करी, ठीक है, क्या करा, वर्ड बाय वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। लिटरेचर या तमिल कॉम्पोजिशन, ठीक है, तमिल कॉम्पोजिशन, ठीक है। तमिल कॉम्पोजिशन यानी कि वहाँ के लोग कैसे लिटरेट थे, वहाँ के लोग क्या काम करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The earliest Tamil composition, some of the earliest works in Tamil known as संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये अगर आप जो बड़े हो जाओगे तो संगम लिटरेचर की अलग से एक
प्रॉपर पढ़ाई होती है, जैसे कि जात का टेल्स, ऐसे अलग अलग स्टोरीज होती है या अलग अलग लिटरेचर होता है जो हर एक पीरियड में फेमस था। लेकिन तमिल में कौन सा फेमस है? संगम लिटरेचर, ठीक है। वर कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स अगो, ठीक है, ये याद रखो। दिस टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज, ठीक है। संगम क्या होता है? अगर हम हिंदी में भी वर्ड संगम देखेंगे, संगम का मतलब कि मिलकर हुआ है ना, संग बना है, ग्रुप से हुआ है। तो संगम लिटरेचर एक ऐसा लिटरेचर था या ऐसी कॉम्पोजिशन थी या ऐसी बुक्स थी या एक ऐसा पार्ट था, लिटरली टेक्स्ट था, लिटररी टेक्स्ट यानी कि जिसको पढ़ सकते हो, ठीक है, ऐसा टेक्स्ट था जो असेंबलीज में बना है, जो टुगेदर बना है, ठीक है, और पोएट्स ने बनाया है। दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरै। मदुरै अगर आप देखोगे तो ये साउथ इंडिया में पाया जाता है। द तमिल टर्म्स मेंशन्ड अबव फाउंड इन द संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर या फिर हम देखें ना, जो पोएट्स होते हैं वो पूरी पूरी कहानियां नहीं लिखते, वो 4 लाइनों में पूरी कहानियां बयां कर देते हैं, वो पूरी स्टोरी नहीं लिखते। रादर देन दे प्रेफर टू राइट अ पोएट्री, राइट अ पोएटिक डिवाइस बोलते ना, टू राइट 4 लाइन्स और मे बी राइट अ पोम, लेकिन उसके अंदर पूरी स्टोरी समा जाएगी आपकी। वो होते हैं पोएट, वो होते हैं कवि या कवित्री, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहे हैं? द तमिल टर्म्स मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। अगर हमने जो अभी हमने बात की विलेज हेडमैन की, लैंडलेस वल्लालार की बात की, तो ये लोग, ये नाम जो है वो इन लिटरेचर के अंदर या इन पोएम्स के अंदर या इन बुक स्टोरीज के अंदर मेंशन्ड हैं। तो हमें कैसे पता लगता है पास्ट के बारे में? थ्रू थिंग्स, ठीक है। बुक्स होगी, बरियल्स हो गए, अब ये बुक आ गई, बरियल्स आ गए। इसके अलावा कॉइन से पता लगता है। इसके अलावा किससे पता लगता है? हमें पता लगता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से। तो एक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है हमें जिसको बोलते हैं कॉइन्स। यहां तक समझ आ गया? अब बात आती है कॉइन्स की। और उस टाइम के कॉइन्स देखो कि क्या होता है कि ऐसा नहीं कि कॉइन्स पहले नहीं मिलते थे, कॉइन्स हर टाइम पे मिलते थे आपको, लेकिन कॉइन्स की शेप, कॉइन्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स के ऊपर क्या बना हुआ है, ये भी डिफाइन करता है ना कि ये किस एरा का है। हमें जब हम बचपन में हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं पहली बार, ठीक है, तो हमें बोलते हैं कॉइन्स मिले, कॉइन्स एविडेंस है कि भाई कुछ ट्रेड होता होगा। लेकिन कॉइन्स के भी तो टाइप होते होंगे। कुछ कॉइन्स स्क्वायर शेप्ड के हुए तो यानी ये इस एरा को डिनोट करते हैं, कुछ कॉइन्स ओवल शेप के हुए तो इस एरिया को डिनोट करते हैं, कुछ कॉइन्स सर्कल शेप के हुए। अब ये वाले जो कॉइन्स है ये पंच मार्क्ड है। आप देखो कि ये मार्क्ड हुए हैं, दिस इज पंच मार्क्ड। जैसे स्टैंप होती है ना, उभर के आते हैं, तो ये मार्क्ड हुए, इनको पंच मार्क्ड बोलेंगे, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? पंच मार्क्ड। तो ये अलग एरा में बने हैं, स्पेशली अगर हम बात करें, ठीक है, पंच मार्क्ड कॉइन्स। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? जो आर्कियोलॉजी करते हैं। आर्कियोलॉजी क्या होती है? जो स्टडी करते हैं अर्थ के अंदर, फाइंड आउट करते हैं कि अर्थ के अंदर क्या चीजें हैं और क्या पुराना है, क्या उनको खोद के मिला, डिग करके मिला, वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। हैव फाउंड, हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। अब उनको 1000 क्या, उनको 1000 से ज्यादा करोड़ कॉइन्स मिलते हैं। लेकिन जब वो सिमिलर कॉइन्स एक जगह से ढूंढते रहते हैं तो उनको लगता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये वाले कॉइन्स चल रहे थे, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये वाले कॉइन्स चल रहे थे। जितना आप मिट्टी को खोदते जाते हो उतना पता लगता था कि इस एरिया में क्या पाया जा रहा है, इस एरिया में, इस एज में, या फिर ये कितने साल पुराना है, उसको ट्रेस डाउन करके पता लगता है कि इस एरिया में या इस एज में ये चीजें होती थी, ठीक है। The earliest coins which were used for about 500 years were punch mark coins. तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं punched mark coins। इनको बोला जाता है punch mark coins, ठीक है, इनको बोला जाता है पंच मार्क कॉइन्स सच एज वन शोन बिलो। अब पंच मार्क कॉइन्स क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पंच मार्क क्या होते हैं कि जिनको पंच करके जिनमें मार्क किया गया है वो होते हैं पंच मार्क कॉइन्स। दे हैव बीन गिवन दिस नेम बिकॉज द डिजाइन्स वर पंच्ड ऑनटू द मेटल। जो डिजाइन है, जैसे हमने देखा, क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट
like which type of coins were found in the southern India? तो आप लिखोगे पंचमार्क coins, ठीक है. Why they are known as पंचमार्क coins? Because their design were punched onto the metal, पंच किया गया है और वो उभरा उभरा है. या वो सिल्वर हो सकता है या फिर वो कॉपर का हो सकता है. आप गोल्ड का फाइंड आउट नहीं किया गया. तो कॉइन्स के बारे में हमें पता चल जाता है. और स्पेशली एक टाउन है मथुरा, ठीक है. अभी यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है. हमने कॉइन्स की बात करी. अब हमने एक नॉर्थ इंडिया का एक विलेज फाइंड आउट किया और हमने ये बताया कि वो फंक्शन कैसे करता है, ठीक है. एक मिनट, वहां पे जगह थी हमारे पास, ठीक है. तमिल कॉम्पोजिशन कर ली. अब पांचवा पार्ट हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विलेज फंक्शन कैसे करता है, ठीक है. फंक्शनिंग ऑफ अ विलेज. फंक्शनिंग ऑफ अ विलेज, कि विलेज फंक्शन कैसे करता है, ठीक है. चलिए आइए जानते हैं, फाइंड आउट करते हैं. हम यहाँ पे बेस रख रहे हैं किसको, मथुरा को. मथुरा को बेस रखते हुए बोल रहे हैं हम, ठीक है. मथुरा को बहुत ही कहते हैं कि एक सेटलमेंट के बारे में बात करें, एक ऐसे विलेज के बारे में बात करें जो बहुत ही ज़्यादा पुराना था. और मथुरा आपको कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा कि मथुरा एक विलेज था या बहुत पुरानी जगह थी, ठीक है. वो आज तक यूज़ की जाती है. चलिए अब बात करते हैं मथुरा के बारे में. एक इंपॉर्टेंट सेटलमेंट, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि हंटिंग एंड गैदरिंग से सेटलमेंट्स कैसे हुई, सेटलमेंट्स के अंदर विलेजेस कैसे आए, किंगडम्स कैसे बने, किंग्स कैसे बने, ठीक है. तो मथुरा हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स. तो बहुत साल पुरानी अगर हम बात करें, मथुरा एक ऐसी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है, ठीक है बच्चों. आज हम इस चैप्टर में एक और चीज देखेंगे. अब आपने देखो कितने सारे चैप्टर्स आपने पढ़े, तो लगता है कि मैम बुक से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो क्या हम अपने नोट्स बना सकते हैं जैसे भैया और दीदी बनाते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं. तो आज आई विल टीच यू हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है. तो सोचो ये आपकी बुक का टेक्स्ट है, ठीक है. आपको कैसे बनाना है, हम बात कर रहे हैं, ठीक है. आपको पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, आपको लिखने हैं छोटी छोटे वर्ड्स. अब वी आर टॉकिंग अबाउट मथुरा. अब मथुरा क्या हुई, मथुरा के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं. मथुरा इज द अर्लीस्ट सेटलमेंट. क्या थी, अर्लीस्ट सेटलमेंट, ठीक है. अब आपने नोट्स लिख लिए, वर्ड्स लिख लिए. अब आप इसको सेंटेंस में कैसे फॉर्म करोगे. मथुरा वॉज द अर्लीस्ट सेटलमेंट आफ्टर हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है. इट वॉज द अर्लीस्ट विलेज, ठीक है. तो सेटलमेंट के साथ में डाल रही हूँ यहाँ पे विलेज, तो आप इसके अंदर दिस दैट इज एंड सब लगा के सेंटेंस बना देना, ठीक है. यहाँ तक समझ आया. वापस टेक्स्ट पे जाते हैं, और क्योंकि मैं अंडरलाइन करूंगी यहाँ पे, मुझे पता है कि अंडरलाइन करने से क्या होगा कि तुम लोग अपने आप नहीं लिखोगे. तो राइट विद मी, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं. इट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड इन द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रैवल ट्रेड, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अब बात अगर हम करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि मथुरा एग्जैक्टली कहाँ पड़ता था, तो अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, मथुरा एग्जैक्टली पड़ता था इधर, ठीक है. तो वो एक ट्रेड रूट बन जाता था, दो ट्रेड रूट, नॉर्थ से साउथ का, नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट का, ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से सेंटर में लाई करता है, राइट. चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्यों था, इट वॉज इंपॉर्टेंट, ठीक है. यहाँ पर हमने एक स्टार डाला. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, क्या थी सेटलमेंट, इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्योंकि ट्रेड रूट होता था. इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्योंकि इट वॉज क्रॉस रोड ट्रेड, क्रॉस रोड ट्रेड, ठीक है. क्रॉस रोड ट्रेड यानी कि वो मिडल में था और क्रॉस रोड ट्रेड होता था, मतलब एवरीवेयर जो ट्रेडिंग रूट था वो पास बाय मथुरा से होता था, ठीक है. क्रॉस रोड ट्रेड या तो वो नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट, या वेस्ट टू ईस्ट, एंड नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ. यहाँ तक समझ आ गया इंपॉर्टेंट क्यों था मथुरा, ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, या हमने क्या किया, मथुरा को डिस्क्राइब किया, मथुरा को एक्सप्लेन किया कि मथुरा कैसा टाउन था या कैसा विलेज था. अब आते हैं नेक्स्ट. देयर वर
fortifications around the city and several shrines. इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, फोर्टिफिकेशन क्या होती है, फोर्टिफिकेशन होती है बाउंड्री, यानी कि जो टाउन है वो फोर्टिफाइड है, ऐसा नहीं है कि वो मिट्टी का बना हुआ है कि हाँ भाई नाम से कि ये वाला एरिया मेरा, इट इज ऑल, क्योंकि वो विलेज है इसलिए वो बाउंड्री बनी हुई है कि यही है मथुरा, फोर्टिफाइड सिटी है। जैसे कोई टाउन्स जैसे कोई किंग अपना महल बनाता है, कोई किंग अपना पैलेस बनाता है, वो उसको फोर्टिफाई कर लेता है कि ये एरिया मेरा है। सो मथुरा वॉज ऑल्सो फेमस, हम कलर चेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मथुरा वॉज ऑल्सो फेमस बिकॉज इट वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज द टाउन वॉज फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड यानी कि द बाउंड्रीज वर, ठीक है, डिफाइंड, द बाउंड्रीज वर डिफाइंड, जो बाउंड्रीज थी वो क्या थी, डिफाइन हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, इतना क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो, एंड सेवरल श्राइन्स, यस नाउ इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फोर्टिफाइड हो गया। एक और चीज है वो इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां पे श्राइन्स थे, वहां पे थे मंदिर, ठीक है, यहाँ पे एक और लाइन लिखेंगे, वहां पे श्राइन्स है यानी कि वो एक रिलीजियस प्लेस भी मानी जाती। श्राइन्स यानी कि अगर हम बोले टेम्पल्स, ठीक है, कुछ रिलीजियस टेम्पल्स बोल लो, कुछ रिलीजियस आप बोल लो कि मतलब एक तरह से भवन टाइप बोल लो, श्राइन इज अ भवन, ठीक है, जहाँ पे क्या होती थी, जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें होती थी, जहाँ पे क्या होती थी, इंपॉर्टेंट चीजें होती थी, राइट। श्राइन्स या फिर बोलेंगे हम टेम्पल्स या फिर भवन, और वी विल से रिलीजियस प्लेस। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं कि फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइड फूड फॉर पीपल इन द सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे फूड कहाँ से आता था, क्योंकि आसपास के एरिया में क्या होता था, फार्मिंग होती थी। मथुरा वॉज ऑल्सो सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर्स वर प्रोड्यूस्ड, तो मथुरा के अंदर ही, ठीक है, फाइन स्कल्पचर्स प्रोड्यूस होते थे। मथुरा के अंदर एक तरह से हम बोले कि मथुरा के अंदर फार्मिंग नहीं होती थी, मथुरा के एडजॉइनिंग एरियाज में फार्मिंग होती थी, यानी कि अगर मैं बोलूँ ये एरिया मथुरा है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये एरिया मथुरा है, तो मथुरा के बाहर वाले एरिया में क्या हो रही है, फार्मिंग हो रही है, और मथुरा के अंदर क्या हो रहा है, स्कल्पचर्स बन रहे हैं, फाइन स्कल्पचर्स बन रहे हैं। वॉज प्रोड्यूस्ड अराउंड 2000 ईयर्स अगो, मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशानास, तो कुशाना का वो सेकेंड कैपिटल बन गया था, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे एग्रीकल्चर आ रहा था, ठीक है, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर और वी से फूड, ठीक है, फूड केम फ्रॉम एडजॉइनिंग सिटीज, यानी कि बाहर की सिटीज, ठीक है, फूड केम फ्रॉम एडजॉइनिंग बोले या फिर नियर बाय, एडजॉइनिंग मतलब नियर बाय सिटीज, ठीक है। और इनसाइड मथुरा के क्या होता था, इनसाइड मथुरा के होती थी, ठीक है, फाइन स्कल्पचर्स बनते थे, फाइन स्कल्पचर्स क्या होते थे, प्रोड्यूस होते थे, फाइन स्कल्पचर्स वर प्रोड्यूस्ड। अब समझ आ रहा है, एक बड़ा पैराग्राफ को हमने छोटे छोटे वर्ड्स में लिख दिया और ऐसे हम समझने लगे मथुरा के बारे में। तो ऐसे ही आप अपने नोट्स खुद बनाओ। क्या होता है कि जब हमें पता लग जाता है किस तरीके से पढ़ना है, तो हम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। हमें बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक टीचर चाहिए, बाकी सेल्फ स्टडी से हमें क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंट होता है कि मैंने खुद पढ़ा है तो मुझे याद रहेगा पेपर के टाइम पे भी। ये वाला तो नोट्स मैंने खुद बनाया था। जितना आप अपने हाथ से हैंड रिटन नोट खुद बनाओगे, आप तरीका लो टीचर का, आप तरीका समझो, नोट्स बनाओ, ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसके बाद खुद अपनी हैंडराइटिंग में लिखो और इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। श्राइन्स, टेम्पल, रिलीजियस प्लेसेस हो गए। अब फाइन स्कल्पचर्स प्रोड्यूस होते थे। अब यहाँ पे हमने लास्ट चीज क्या पढ़ी मथुरा के बारे में, उन्होंने बोला कि मथुरा एक सेकंड कैपिटल कुशानास बन गया था, यानी कि मथुरा में इतना सारा काम होने लग गया, मथुरा इतना फेमस हो गया, और मथुरा एक रिलीजियस प्लेस भी था, तो आना जाना भी था लोगों का, तो कहीं ना कहीं वो क्या था, इतना ज़्यादा उसके फंक्शंस होने लगे, मथुरा के क्या हो गए, फंक्शंस होने लगे, यानी कि वो इतना ज़्यादा काम कर पा रहे थे, फंक्शंस हो रहे थे, तो वो क्या बन गया, सेकंड कैपिटल ऑफ कुशानास,
कैपिटल सिटी बन गई ऑफ कुशानस, ठीक है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अब कैपिटल सिटी कैसे बन गई। अब देखो, अगर हम बात करते हैं पूरे इंडिया में, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। तो कैपिटल क्यों है, क्योंकि दिल्ली अगर आप आओ और अगर आप दिल्ली देखो, बाकी कंपेयर करो बाकी और किसी सिटी, तो दिल्ली इज अ वेरी वेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी, और वो इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग है कि मतलब यू विल फाइंड एवरीथिंग इन दिल्ली। आपको ऐसे नहीं कि यार ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, a lot of cultures intermixed हो चुके हैं, so it is fastest because the functioning of that place is very large scale पे हो रहा है। that is the reason कि वो fastest growing और वो capital बना, क्योंकि वहाँ functions हो रहे हैं वैसे, कि वहाँ पे उस तौर तरीके वहाँ के अलग हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ आया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मथुरा वॉज ऑल्सो रिलीजियस सेंटर, ये हम कर चुके, श्राइन्स वहाँ पे पाई जा रही हैं, ठीक है। वो एक रिलीजियस सेंटर है, क्योंकि नॉट ओनली एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात कर रहे हैं हम, वी कैन फाइंड अ लॉट ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी हैं, जैन श्राइन्स भी हैं, एंड इट वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द वर्शिप ऑफ कृष्णा। अब की बात हम बोले तो मथुरा वृंदावन, आपने बहुत सारे बच्चों ने पहले से ही कनेक्ट कर लिया होगा, लेकिन मथुरा वृंदावन फेमस भी विद द कृष्णा के उससे भी था। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस लिखा, तो यहाँ पे अगर हम और ऐड करें, वी विल टेक अनदर कलर, और हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस के अंदर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, कृष्णास प्लेस, ओ ठीक है, एंड जैन श्राइन्स भवन, ओके। चलिए अब आते हैं क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। अब जब हम किसी भी सिटी के बारे में बात करते हैं, किसी विलेज के बारे में बात करते हैं, वहाँ की कुछ ऑथेंटिसिटी होती है, ठीक है। वहाँ की क्या होती है, कुछ ऑथेंटिसिटी होती है कि बस यहाँ पे ये चीज़ फेमस है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया, वही आर्कियोलॉजिकल ने फाइंड आउट किया कि यहाँ पे जो क्राफ्ट है, कि हम जो चीज़ें टेक अवे करते हैं, कहीं होता है ना कि अगर हम पर्टिकुलर प्लेस पे जा रहे हैं कि यहाँ पे ये फेमस है, मम्मी कहीं जा रही हैं किसी मार्केट में, तो मम्मी उस मार्केट के से मेरे लिए ये ले आना, होता है ना कि इस पर्टिकुलर एरिया का कुछ ना कुछ फेमस होता है, ठीक है। हम बात करते हैं क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन की, ठीक है। क्राफ्ट यानी कि जो हैंडमेड चीजें हैं जो बना रहे, और क्राफ्ट पर्सन यानी कि जो उस चीज को बना रहे हैं उसको बोलते हैं क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। अब इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, इसके अंदर इंक्लूड होती है बहुत सारी चीजें, बट जो मेंशन है हम यहाँ बात करेंगे पॉटरी की, जो हाथों से बनती है, जिसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद करो, NBPW, ठीक है, NBPW, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स वाला PW नहीं है, तो NBPW कैसे याद करोगे, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। क्योंकि हम मथुरा की बात करें, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया में लाई करता है, तो इसलिए नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की बात हो रही है। ये कुछ अलग देखने को मिला, बिकॉज दिस वाज अ ब्लैक कलर। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट। नॉर्दर्न ब्लैक क्यों, क्योंकि वो नॉर्दर्न पार्ट में फाइंड आउट हो रहा है, सब कॉन्टिनेंट के। ब्लैक कलर का ही होता है और फाइन शीन का होता है। ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, क्योंकि पॉलिश्ड वेयर जैसे कि होता है कुकवेयर, ठीक है, ऐसे ही नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है जो फाइंड आउट होता है कहाँ पे, नॉर्थ एरिया में, ठीक है। ये शायद मैंने इसका, ठीक है, ये रही। तो ये ऐसा कुछ फाइंड आउट किया गया, ऐसा कुछ ब्लैक कुकवेयर फाइंड आउट किया इन द नॉर्दर्न पार्ट ओनली। तो वहाँ का क्राफ्ट फेमस था और ये पॉटरी होती थी, ठीक है। NBPW बेटा हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसी के बारे में, हम नॉर्थ एरिया की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने बात किया किसका, मथुरा का, जो कि एक फेमस थी, और बेटा इस पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और मैंने बहुत अच्छे से आपको नोट्स भी बनवाए और रीडिंग भी कराई। अब बात, हाँ, और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ छोटे छोटे नोट्स बना रहे हो, आपको रीड आउट भी करना है। आप बिना चैप्टर रीड किए नोट्स बना ही नहीं सकते। तो बेटा दिस इज अ टिप ऑफ द डे कि यू हैव टू रीड द एंटायर चैप्टर, एंड इफ यू आर रीडिंग आफ्टर दैट मेक नोट्स, ओके, ठीक है। देयर वर फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मथुरा इन द साउथ, ठीक है। जैसे कि हमने बात की मथुरा की,
और इन डिटेल बात की वहाँ पर क्या क्या फेमस था, वो ट्रेड रूट इंपॉर्टेंट था, वहाँ पर रिलीजियस श्राइन्स थी, वहाँ के आसपास वो एक फोर्टिफाइड सिटी थी, उसके आसपास एग्रीकल्चर होता था और वहाँ का जो फूड है वो आसपास वाले एरिया से आता था, उसके अंदर क्या होता था, फाइन स्कल्पचर्स मेड आउट होते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक सिटी के फंक्शंस हैं, समझ आ गया। अब ऐसे ही जैसे मथुरा एक फेमस सिटी बोल सकते हैं, टाउन बोल सकते हैं, ऐसे ही नॉर्थ के अंदर हम बोल सकते हैं वाराणसी। अगर हम बनारस की बात करें तो नॉर्थ में वाराणसी, सिमिलर फंक्शंस टू दी मथुरा। अगेन रिलीजियस लाइन, वहां पे गंगा बह रही है, ठीक है, वहां पे रिवर है, वहां पे रिलीजियस श्राइन है, सिमिलर स्कल्पचर्स मेड है। और सेम मदुराई इन द साउथ, मदुराई भी एक जगह है जो साउथ में है, अगेन तमिलनाडु वाली साइड पे, सिमिलर। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बोथ मैन एंड वुमेन वर्कड इन दीज सेंटर्स। जरूरी नहीं है सिर्फ मैन वर्क कर रहा है, मैन एंड वुमेन दोनों वर्क कर रहे हैं। मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज श्रेणीज, तो उन्होंने श्रेणीज बना ली। नाउ अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक क्राफ्ट पर्सन नहीं, बिकॉज लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, पीपल आर, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो उस समय में क्या हुआ, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या हुआ, लोगों को और पेट भरने की जरूरत है, ठीक है, खाना खाने की जरूरत है। तो वहां पे क्या होता था, नाउ दे आर गोइंग टुवर्ड्स देयर ऑक्यूपेशन। और उन्होंने देखा कि क्राफ्ट अगर इम्पॉर्टेंट है हमारी सिटी में, ठीक है, क्राफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हम कमा सकते हैं, हम खा सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने करना शुरू कर दिया। और जब बहुत सारे लोगों ने शुरू करने लग गए तो कोई ना कोई फिर क्या होता है, कंपटीशन होता है। तो इसलिए उन्होंने एसोसिएशन ही बना ली, उन्होंने ग्रुपिंग कर ली, उन्होंने श्रेणी बना ली, ठीक है। दीज श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फिनिश्ड प्रोडक्ट। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड। अब इनके बाद मर्चेंट्स थे जो ऑर्गेनाइज करते थे ट्रेड, ठीक है। इसको बेहतर समझने के लिए हम यहाँ पे और बात करते हैं किसकी, हमने यहाँ पे बात की टाउन्स एंड सिटीज की, ठीक है। हम लिखेंगे टाउन्स एंड सिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉर्थ साइड की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम साउथ साइड की बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ साइड में एक तो हमने अभी जस्ट किया मथुरा, ठीक है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे वाराणसी की, वाराणसी लिखते हैं। और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं मदुराई की, और ये सब इंडिया में है, ठीक है। अब हम इनकी कॉमनैलिटीज की बात कर रहे हैं, सिमिलैरिटी या कॉमन क्या था। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है क्राफ्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, क्राफ्ट। अब क्राफ्ट के अंदर भी अगर हम बोले कि ग्रुप्स वर मेड, क्या बना दिए गए थे, ग्रुप्स बना दिए गए थे, क्योंकि एक ही क्राफ्ट के बहुत सारे लोग हैं, एक ही क्राफ्ट को बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो क्या बन गए, ग्रुप बन गए। ग्रुप को आगे हम क्या बोलेंगे, एसोसिएशन बन गई, क्या बन गई, एसोसिएशंस बन गई, एसोसिएशंस बन गई। और इन एसोसिएशंस को क्या बोला, श्रेणीज बन गई, क्या बन गई, श्रेणीज बन गई। एसोसिएशन बन गया, ग्रुप बन गया, एक ही क्राफ्ट के बहुत सारे लोग, एक ही क्राफ्ट को बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो किसका बिकेगा किसका नहीं बिकेगा, कंपटीशन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, श्रेणीज बना ली, उन्होंने कंपटीशन को ना मध्य साइड रखते हुए एक एसोसिएशन बना ली, एक ग्रुप बना लिया। अब वो क्या करते थे, एक ही ग्रुप में डिसाइड करते थे कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ठीक है, अपने बच्चों को ट्रेन करते थे, आगे वाली जनरेशन को ट्रेन करते थे, और उसके बाद इकट्ठे फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे। क्या बनाते थे, फिनिश प्रोडक्ट। और फिनिश प्रोडक्ट क्या करते थे वो, मर्चेंट। अब इनके नीचे आते थे मर्चेंट, इन्होंने तो बनाया, हाथ की मेहनत, अब उनको बेचेगा कौन, उसकी प्रमोशन कौन करेगा, वो थे मर्चेंट्स। कौन थे, मर्चेंट्स, ठीक है। अब उनको बेचेगा कौन, मर्चेंट्स। वो किसका काम है, बेचना, आगे मर्चेंट्स का काम। तो आगे जाके ट्रेड करेंगे, क्या करेंगे, मर्चेंट्स ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलिए, अब श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी। अब श्रेणीज एक ग्रुप है, ठीक है, वो अपना पैसा सेव भी करते थे। दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वॉज रिटर्न्ड और यूज्ड टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनास्ट्रीज। अब क्या होता था, देखो,
ये वाला पार्ट समझ आ गया? कहाँ गया हमारा ये वाला पार्ट? ठीक है, ये वाला पार्ट समझ आ गया। अब क्या होता था, यहाँ तक हमें समझ आ गया, हम ट्रेड करते थे, लेकिन वो एक बड़ा ग्रुप है। सोचो आज के ज़माने में हम बैंक में सेव करते हैं, वो एक बड़ा ग्रुप है। वो कैसे सेव करता होगा? वो सेव करता है, वो उन्होंने अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया। वो इतना बड़ा ग्रुप है कि जो पैसा आता था, ठीक है, या जो सेव होता था, उसको वो क्या करते थे? विच कलर शुड आई टेक? येलो, ऑरेंज। ठीक है, अब जो मर्चेंट ट्रेड कर रहा है वहां से मिलता था मनी, ठीक है, वहां से जनरेट होता था मनी। और ये जो श्रेणीज थी, ठीक है, ये श्रेणीज थी, ये क्या करती थी? ये श्रेणीज क्या करती थी? ये मनी को करती थी सेव, ठीक है, और जो सेव्ड मनी होता था उसको आगे देती थी एज टू हेल्प अदर पीपल, ठीक है, इंटरेस्ट पे देती थी टू हेल्प अदर पीपल। अगर मैंने सोचो, अगर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए कमाए, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, 10 रुपए उन्होंने अर्न किए, ठीक है, 10 रुपए अर्न किए, जिसमें से 8 रुपीज उन्होंने कर दिए, 8 ज्यादा होगा, जिसमें से 6 रुपीज उन्होंने कर दिए सेव, ठीक है, 6 रुपीज सेव कर दिए, बाकी 4 रुपीज का उनका क्या हो गया? खर्चा हो गया, ठीक है, ये तो हो गया माइनस, ये उनका सेव हो गया। अब सेविंग में से वो क्या करते थे? वो जिसको हेल्प चाहिए होती थी उसको दे देते थे, ठीक है, बट 6 रुपीज के बदले, ठीक है, अगर उन्होंने किसी व्यक्ति को 6 रुपीज दिए तो बदले में जब वो वापस देगा उसको बोलेंगे 2 रुपीज एक्स्ट्रा करके देगा। वो 2 रुपीज क्या था? इंटरेस्ट था। मैंने तुझे 6 रुपए दिए, तू मुझे वापस 2 रुपीज देगा। तो अब एक व्यक्ति ने जिसने 6 रुपए कमाए थे, किसी श्रेणी ने 6 रुपए कमाए थे, उसने वापस कितने लिए? ₹8। कितने लिए? ₹8। तो 2 रुपीज उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, हेल्प करके भी, क्योंकि वो हेल्प किया हुआ जो बंदा था, ठीक है, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो बदले में उनको 6 रुपए के 8 रुपए बन गए, क्योंकि उन्होंने मदद की विद इंटरेस्ट उनको, ठीक है, उन्होंने 6 रुपए दिए और बदले में बोला कि हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है, कुछ परसेंट पे होता है इंटरेस्ट। मैंने छोटा सा एग्जांपल समझाया आपको, ठीक है, और जब वो इंटरेस्ट पे बैक होता है तो आपको 6 रुपीज तो मिलते ही मिलते हैं, उसके अलावा और भी पैसे मिलते हैं। तो यानी कि आपकी जो इनकम है या आपके जो पैसे है, जो मनी है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपस में वो एक तरह से छोटा सा बैंक बना के बैठे थे। एक छोटा सा उन्होंने क्या कर लिया था? अपना एक बैंकिंग सिस्टम बना ली थी। किन्होंने? श्रेणीज ने एक बैंकिंग सिस्टम बना लिया था, और वहां पे उन्होंने क्या साबित किया कि यस दे कैन सेव द मनी एज वेल। वो फाइनेंशियल में भी सॉर्टेड थे, ठीक है, और उस पैसे से वो क्या करते थे? उस पैसे से वो मोनास्ट्री में देते थे, उस पैसे से वो मोनास्ट्री में देते थे। वो उस टाइम पिज्जा बर्गर और एक सब शायद ही होता होगा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खर्चने की बजाय मोनास्ट्रीज में लगाए, ठीक है। अब लास्ट एक आता है एक और टाउन, जैसे कि हमने बात की थी, ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी किसकी? मथुरा की। एक ऐसा ही टाउन है जिसको हम बोलते हैं अरिकमेडु, ठीक है, अरिकमेडु। वो अपनी प्रोनाउंसिएशन है कि आप कैसे बोलते हो। ये भी बोला जाता है कि एक ऑफ कोर्स साउथ इंडिया में था, ओल्डेस्ट टाउन एंड सिटी था, ठीक है, साउथ इंडिया में था ओल्डेस्ट टाउन एंड सिटी। और ये बोला गया कि ये जो टाउन था या जो सिटी थी या जो ये सेटलमेंट थी, हम इसको टाउन सिटी बाद में बोल के, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग हिस्ट्री, वी विल लाइक टू से सेटलमेंट। व्हाट डू वी लाइक टू से? सेटलमेंट, क्योंकि यहाँ पे लोग सेटल होना शुरू हो गए थे। आजकल के टाइम में वी विल से विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री, लेकिन उस टाइम की जब हम बात करें, जब चीजें बन रही थी, तो इनको क्या बोलेंगे? सेटलमेंट बोलेंगे। तो जब अरिकीमेडु सेटलमेंट बना, अरिकमेडु, ठीक है, ये साउथ इंडिया का सेटलमेंट था, यानी सदर्न सेटलमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोस्टल सेटलमेंट था। कोस्टल यानी कि जो एरिया वाटर यानी रिवर या सी के पास हो, उसको कोस्टल सेटलमेंट बोलते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो हमारी साउथ इंडिया है, दैट इज कॉल्ड द पेनिनसुला। पेनिनसुला क्यों? बिकॉज ये वाला एरिया अगर हम देखेंगे इंडिया का, तो दिस इज कॉल्ड पेनिनसुला। पेनिनसुला क्यों? क्योंकि इसके तीनों तरफ वाटर है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। तो यहाँ पे तीनों तरफ वाटर है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ कोस्टल एरिया, या फिर हम बोलेंगे कोस्टल एरिया के अलावा एक पेनिनसुला। और कोस्टल एरिया की खासियत ये भी है कि वहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखा गया कि अरकमेडु वाज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड।
तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट बना दिया गया था। अगर हम बोले पोर्ट सिस्टम, पोर्ट उसे ही बोलते हैं जहाँ पे आसपास वाटर हो और जहाँ पे शिप्स चलती हो, और स्पेशली पोर्ट उसे बोलते हैं जहाँ पे ट्रेड भी होता हो। A massive brick structure which may have been a warehouse, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये massive brick structure था। तो यहाँ पे fortified city के अलावा एक brick structure बनाया गया था। हो सकता है गोडाउन टाइप हो, जैसे कि होता है ना कि हम बोलते हैं कि ये गोडाउन है हमारा, ये हमारा मेन ऑफिस है और ये गोडाउन है, यहाँ पे हम चीज़ें सेव करते हैं या प्रिजर्व करते हैं। तो सिमिलरली वो उन्होंने ये बोला कि ये एक सेटलमेंट है और हो सकता है कि एक वेयर हाउस हो, ये गोडाउन टाइप बना हो, ठीक है। और अदर फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी, और इसमें क्या क्या फाउंड किया, पॉटरी फाइंड हुई, वही क्राफ्ट फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन, अ मेडिटेरियन रीजन सच एज एम्फोरे, टॉल डबल हैंडल्ड जार्स। तो कुछ नया फाइंड किया, टॉल है, डबल है, जार्स हैं दैट कंटेन्ड लिक्विड्स सच एज वाइन और ऑयल। तो इतने लंबे लंबे टॉल, ठीक है, ऐसे लंबे लंबे टाइप के जार्स हैं, डबल एकदम लंबे लंबे हैं, तो इनके अंदर कुछ लिक्विड ही आया होगा। तो लिक्विड क्या हो सकता है कि प्रिजर्व्ड वाइन हो, ठीक है, वाइन बनती हो, या फिर ऑयल हो सकता है कि पानी तो वो प्रिजर्व नहीं करेंगे, ऑयल होगा इंपॉर्टेंट, ठीक है, वाइन हो सकती है, कुछ अलग सी ड्रिंक हो सकती है जो प्रिजर्व्ड है, ठीक है। एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी नोन एज अरेटाइन वेयर विच वाज नेम्ड आफ्टर द सिटी इन इटली। तो ये वाली जो सेटलमेंट थी, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रही थी कि इस पे ऐसा नहीं है कि मतलब ये थोड़ा सा सिमिलैरिटी इसकी आ रही थी यूरोपियन की, ठीक है, और इनके नेम भी अलग अलग रखे गए, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट था इस, अगर हम अरिकमेडू में देखें, एक तो अरिकमेडू क्या थी, कोस्टल सेटलमेंट थी, ठीक है, इसके अलावा वेयर हाउस बोला गया था, पॉटरी इंक्लूड थी, ठीक है। पॉटरी में क्या मेजर था, पॉटरी में था मेजर, अगर हम बात करें एम्फोरे, क्या था, एम्फोरे, RAE, ठीक है, RAE, 4A, और ये क्या था, डबल हैंडल जार्स थे। फिर देखा गया कि स्टैम्प रेड ग्लेस पॉटरी पे हुआ गया, और जो कि एरेंटाइन वेयर हो सकता है, एरेंटाइन वेयर विच वाज नेम्ड आफ्टर द सिटी इटली। तो दो चीजें फाइंड हुई, एक तो एम्फोरे और एरेंटाइन वेयर, एरेटाइन वेयर, जैसे कि हमने NBPW वेयर किया, ऐसी एरेटाइन वेयर एंड एम्फोरे वाज फाउंड आउट इन द सिटी ऑफ अरिकमेडू, ठीक है। और अरिकमेडू एक पोर्ट एरिया था जहां पे ट्रेड हो रहा था वाया शिप, ठीक है। चलिए अब बात होती है, दिस वॉज मेड बाय वेट क्ले इनटू स्टैम्प्ड मोल्ड, देयर वाज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वाज दी मेड लोकली थ्रू रोमन डिजाइन्स वर यूज, रोमन लैम्प्स, और इसके अलावा यहाँ की जो क्राफ्ट था वो क्या था, रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम्स हैव ऑल्सो बीन फाउंडेड एट द साइट। तो अरिकमेडू की जो साइट थी वो हूबहू ऐसी लग रही थी जैसे कोई यूरोपियन साइट हो, कोई रोमन साइट हो सकता है कोई यूरोपियन ट्रेडर आया हो यहाँ पे, तो इसकी कोई ट्रेस बैक नहीं हुआ, ठीक है, ये चीजें फाइंड आउट की गई। चलिए अब बात करते हैं कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ये आपकी बुक में भी है लास्ट पेज पे, ठीक है, हम रोम की बात जब करते हैं, हम यूरोप की बात करते हैं, वो ओल्डेस्ट सिटी मानी जाती है, ठीक है, और वो लार्जेस्ट एम्पायर माना जाता है। अगर आप कभी इटली जाओ या आप कभी यूरोप जाओ तो आपको बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स और बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, तो अगर कभी मौका लगे तो ज़रूर जाना। और यूरोप जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये बोला गया कहीं ना कहीं कि कुछ कुछ चीज़ें जो थी वो यूरोप से मिलती जुलती थी, कुछ कुछ चीज़ें जो थी वो यूरोप से मिलती जुलती थी। जैसे कि हम बोले कि रोम जो था वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर था, ठीक है, और ये यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, ऑगस्टस, ठीक है, यहाँ तक था। ऑगस्टस वन ऑफ द एम्परर, ऑगस्टस जो था वो रूल करता था, ठीक है, हु रूल्ड अबाउट 2000, रूलर था, एम्परर था जिसने 2000 ईयर्स तक रूल किया। रोम was a city made into the city of marble, रोम सिटी ऑफ ब्रिक्स। जो अगस्टस था, अगर आप यूरोप जाओगे, आई हैव बिन टू रोम एंड आई हैव बिन टू इटली ऑल्सो,
तो वहां पे एक्चुअली में जो ब्रिक्स की चीजें थी वो मार्बल पूरा व्हाइट व्हाइट कर दिया, इट इज वेरी ब्यूटीफुल और व्हाइट कलर की है सारी बिल्डिंग्स वहां पे। तो बोला जाता है जो अगस्टस था उन्होंने ब्रिक्स को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू व्हाइट मार्बल, ठीक है। ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स एंड पैलेसेस, वहां पे टेम्पल्स भी मिलेंगे आपको, वहां पे पैलेसेस भी मिलेंगे। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज एम्फी थिएटर्स ओपन एरेना सराउंडेड बाय टियर्स ऑफ सीट्स, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। कोलोसल लेक वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, तो एम्फी थिएटर्स बहुत ज्यादा उन्होंने बनाए ओपन एरियाज के अंदर, ठीक है। where citizens could watch all kinds of shows, और वो पब्लिक बात बनाते थे, ठीक है, पब्लिक बात होती थी, शोज देखने के लिए बनाते थे एम्फी थिएटर्स और मिलने के लिए बनाते थे। और यहाँ पे एन एडिक्डक्ट होता था, ह्यूज एडिक्ट चैनल्स टू सप्लाई वाटर वेयर were built to bring water to the city for the baths, fountains and toilets। तो वहाँ पे फाउंटेन्स, बाथ्स, बिग बाथ, जैसे कि हमने द ग्रेट बाथ देखी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ऐसी बात देखी गई कहाँ पे, एडिक्वेट में, जो कहाँ था, रोम में था, ठीक है। तो रोम लास्ट में आपने जरूर पढ़ना है, क्योंकि रोम या फिर हम यूरोपियन क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमारे जो साउथ इंडिया की कुछ चीज़ें थी, ठीक है, हमारी जो साउथ इंडियन की कुछ चीज़ें थी वो सिमिलर थी कहाँ से, यूरोपियन एम्पायर से, या फिर हम बोले यूरोपियन कुछ सिटीज से। ऐसे कुछ स्कल्पचर्स बेटा बने गए थे, देखे गए थे, ठीक है, ऐसे कुछ स्कल्पचर्स देखे गए थे। तो ये होते हैं स्कल्पचर्स और ये टेम्पल पे बिल्ड होते हैं, मतलब ये प्रॉपर मूर्तियां होती हैं लेकिन वॉल के अंदर इन बिल्ड होती हैं। तो ये वाले स्कल्पचर्स ही पाए गए इस एरिया में, ठीक है। विद दिस चिल्ड्रन वी कंप्लीट आवर चैप्टर। हो सकता है चैप्टर थोड़ा बड़ा हो, लेकिन आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपके पेपर में आएगा, बिकॉज इट्स हिस्ट्री, तो थोड़ा सा बड़ा होना इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे कि अब आपने सीखा कि आप अपने नोट्स खुद बना सकते हो, ठीक है, ट्राई करो कि ज़्यादा डिपेंडेंसी अभी से अगर आपने सीख लिया अपने नोट्स खुद बनाना, 7th 8th 9th 10th तक तो आप एक अच्छे बच्चे और एकेडमिक वाइज भी अच्छे बच्चे बन जाओगे, और वैसे भी जो सेल्फ स्टडी करता है उसको सच में एक अच्छा इंसान और एक अच्छा बच्चा माना जाता है, क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट, देखो अभी से आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपके अंदर से अभी से इंडिपेंडेंस की जो होती है ना कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, अभी से, क्योंकि अभी आपके हाथ में सिर्फ पढ़ाई है। तो पढ़ाई के अंदर आप डिपेंडेंट हो जाओगे तो आप एक्चुअली में 7th और 9th में भी डिपेंड हो जाए। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको हेल्प चाहिए होती है किसी की, ऑफ कोर्स टीचर की हेल्प चाहिए होती है जो आपको समझा सके, लेकिन एक बार आपको समझ आ गया, सेल्फ स्टडी करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। विद दिस चिल्ड्रन आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। आपके कुछ ही चीज़ें बची हैं, कुछ टॉपिक्स में कहूँ या फिर मैं बोलूँ तो 2 से 3 चैप्टर्स ही बचे हैं, पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स और हिस्ट्री का, ठीक है, आपको सिविक्स बोला जाता है, ठीक है। तो सिविक्स और हिस्ट्री के 2-3 चैप्टर बचे, आई होप कि ये हम फटाफट करें। अभी वाले जो चैप्टर्स आने हिस्ट्री में, ये कुछ न्यू चैप्टर्स नहीं है, ये कल्मिनेशन है। कल्मिनेशन यानी कि ये मिक्सचर है पुराने चैप्टर्स का, जो एलिमेंट्स हमने पहले पढ़े हैं उसी का मिक्सचर है, उसके साथ हम कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ स्टोरी पढ़ते हैं, किसी टाउन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन है पुरानी चीज़ें, बरियल्स हैं, देखो बुक्स हैं, देखो उसके अलावा क्या है, हंटर्स एंड गैदरर्स, सेटलमेंट्स कैसे बनाई, क्राफ्ट है, जो चीज़ें हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिलता है, तो हम प्रॉपर एक टाउन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आने वाले चैप्टर्स में हम थोड़ी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, हम कोई किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, बस इसके अलावा हम इसमें भी सम अप कर देंगे एंड आपका सिविक्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।